हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हमने लास्ट डे प्रीपोजिशंस की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब हम उन कॉन्सेप्ट्स को फर्दर लेके जा रहे हैं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू रीड अबाउट इज आफ्टर एंड आफ्टरवर्ड्स। नाउ व्हाट डज दीज टू वर्ड मीन? आफ्टर का मतलब अगर समझ में आए तो पोजीशन वाइज लगता है ना कि इसके बाद में, है ना? तो फिर आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या होता है? Let's see. After is a preposition as well as a conjunction. Actually, afterward को आप preposition के अलावा conjunction की तरह भी अपने sentence में use कर सकते हो, ठीक है? After is always followed by a noun, pronoun और gerund. इसके तीनों forms बन सकते हैं. You can follow after with a noun, a pronoun and also a gerund, which is your ing form of verb. Clear? जैसे कि after running, I took rest. हम क्या बोल रहे हैं? आफ्टर रनिंग, दौड़ने के बाद। अब हम यहाँ पे जो रनिंग है इट इज अ फॉर्म ऑफ जेरिन, तो यहाँ पे हम आफ्टर को जेरिन के साथ सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ये बाद में बताता है, टाइम में, बाद में, ठीक है? इन द सेम वे वी एट आइसक्रीम आफ्टर लंच। हमने लंच के बाद में आइसक्रीम खाया, तो बेसिकली लंच टाइम ओवर होने के बाद हमने आइसक्रीम खाया, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे लंच देखो एक नाउन है। आपका जो सेंटेंस में आफ्टर है वो रिलेशनशिप आपके नाउन प्रोनाउन के अलावा आपके वर्ब के साथ भी जोड़ सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन ऑल्सो। रिमेंबर दिस, फाइन? लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यू हैव आफ्टरवर्ड्स। इट इज नॉर्मली यूज्ड अलोन और विद अ क्लॉज। कई बार हम अलोन को अकेले भी, आफ्टरवर्ड्स को अकेले यूज करते हैं, या फिर कभी कभी क्लॉजेस के साथ भी यूज करते हैं, मतलब हाफ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस के साथ। जैसे कि वी विल गो टू द पार्क फर्स्ट एंड ईट आफ्टरवर्ड्स। हम पहले पार्क जाएंगे, उसके बाद हम कहीं और खाने जाएंगे, है ना? तो हम यहाँ पे दो सेंटेंस को डिवाइड कर रहे हैं, राइट? इन द सेम वे वी हैड टी एंड आफ्टरवर्ड्स वी सैट इन द गार्डन। पहले हमने चाय पी एंड आफ्टरवर्ड्स वी सैट इन द गार्डन। सो बेसिकली आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे अलोन भी सेंटेंसेस में यूज किए जा सकते हैं और क्लॉजेस के साथ भी आपके सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, you have two and two words. Now what do you mean by two and two words? Okay, आप मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, और आप स्कूल जा रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, यस और नो, यही बोलेंगे ना। लेकिन हम बोल रहे हैं आप किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप उसी तरफ जा रहे हैं तो हमारे लिए धनिया पुदीना लेते आइएगा, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो तब आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई स्कूल। अब हम स्कूल के डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे अगर सेंटेंस में हमको टू यूज करना होगा तो हम डेस्टिनेशन बताते हैं। हम क्या बताते हैं? डेस्टिनेशन। और अगर टूवर्ड्स बोलना होगा तो हम क्या बताएंगे? डायरेक्शन। क्या बताएंगे? डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? इसमें एक कंफ्यूजन और आता है जब हम एट और टूवर्ड्स को यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम एट और टूवर्ड्स को यूज करते हैं तो एक और कंफ्यूजन होता है। एट मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमने पेन उठाया और हम आपकी तरफ ऐसे करके फेंके, और आप लोग लाइन में 10 लड़के बैठे हो, ठीक है, 10 बच्चे बैठे और हमने सिर्फ आप ही को फेंका, तो हम क्या बोलेंगे? आई थ्रू द पेन एट यू या टूवर्ड्स यू? क्या किया हमने? पेन आपको फेंका ना, हमने आपको एम किया। तो एट का मतलब एम होता है। याद रखिएगा, जो एट आपके सेंटेंस में जा रहा है उसका मतलब होता है एम, और टूवर्ड्स का मतलब होता है, मान लो इस पेन की चोट से अब आपको बहुत चोट लगी और आप हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहे हो, तो अब क्या बोलोगे? यू आर रनिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल। क्लियर? ये कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हमने इसको अलग से समझा दिया। नाउ टू इज यूज्ड फॉर डेस्टिनेशंस व्हाइल टूवर्ड्स इज यूज्ड टू शो डायरेक्शंस, जैसा कि हमने आपको बोला था। यू कैन वॉक टू द बस स्टैंड इन 10 मिनट्स। यहाँ पे डेस्टिनेशन कौन सा है आपका? बस स्टैंड, ठीक है? सो टू द बस स्टैंड हियर इज एक्चुअली योर डेस्टिनेशन। इन द सेम वे वरुण इज गोइंग टू द स्टेशन। वरुण कहाँ जा रहा है? स्टेशन जा रहा है। यहाँ स्टेशन एक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है जहां वरुण को जाना है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? टू यूज कर रहे हैं। मान लो अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं वरुण इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, तो क्या एग्जैक्टली वो स्टेशन जा रहा है या स्टेशन की तरफ जा रहा है? कभी कभी जब हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते हैं तो भी हम टूवर्ड्स को यूज कर सकते हैं रफली एस्टिमेट देने के लिए कि अच्छा वो किस तरफ गया हुआ है, अच्छा वो उस तरफ गया हुआ है ना। तो बोलते ही हैज गॉन टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, आता ही होगा। तो क्या वो रेलवे स्टेशन क्या है या टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन क्या है? यस और नो? यहाँ पे जो आप फॉर्म में डायरेक्शन बताओगे तब आप टूवर्ड्स यूज करोगे। इन द सेम वे द कंट्री सीम्स टू बी गोइंग टूवर्ड्स वॉर। The country here seems to be going towards war. किस डायरेक्शन में जा रहा है? वॉर की डायरेक्शन में जा रहा है। फाइन। नेक्स्ट,
यू हैव ड्यू टू, ओइंग टू एंड बिकॉज ऑफ। यहां पे आपके सेंटेंस में ये अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस या फिर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ समथिंग बताने के लिए यूज किया जाता है। रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ड्यू टू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू में हम बोलते हैं इट इज एक्चुअली अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ समथिंग। इट इज व्हाट? अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ समथिंग। वो फेल हुआ, क्यों हुआ? ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ठीक है। उसी तरीके से हिज डेथ इज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज की वजह से उसकी डेथ हुई, किसी ने उसे मारा वारा नहीं है ना। इन द सेम वे अगर आप सेंटेंस में ड्यू टू को और यूज करना चाहते हो, इट कैन बी यूज्ड एज एन रीजन ऑफ एन अनडिजायरेबल सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जो अच्छी तो नहीं है लेकिन आप उसे बदल भी नहीं सकते, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन जो अच्छी तो नहीं है लेकिन आप उसे बदल भी नहीं सकते, जैसे कि ड्यू टू रिपेयर्स द शॉप विल बी क्लोज्ड ऑन संडे। क्योंकि शॉप में रिपेयर का काम चल रहा है इसीलिए इट विल बी क्लोज्ड ऑन संडे। तो यहां पे एक अनडिजायरेबल सिचुएशन है, क्या? हमें शॉप बंद करनी पड़ रही है, किसकी वजह से? ड्यू टू रिपेयर्स, रीजन, राइट। इन द सेम वे द बस इज डिलेड ड्यू टू हैवी स्नो। बस क्यों डिले हो रही है? ड्यू टू द हैवी स्नो। क्लियर? सॉर्टेड? Next you are going to study about in and into, very very interesting concept of English, very interesting. Simply अच्छा in का मतलब बताओ क्या होता है? अंदर, है ना, अंदर। और into का मतलब क्या होता है? बताइए क्या होता है? into का मतलब होता है बाहर से अंदर, है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, अब अगर into बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो क्या वो कभी रेस्ट में आ सकता है? वो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट मोशन में, तभी तो वो बाहर से अंदर आ रहा है ना। तो बेसिकली into जो है वो आपके सेंटेंस में किसके लिए यूज हो रहा है? मोशन के लिए। तो फिर इन किसके लिए जाएगा आपके सेंटेंस में? फिर इन किसके लिए जाएगा? देखो, इन आपके सेंटेंस में मोशन के लिए जाएगा। इट विल गो बोथ विद स्टेट ऑफ रेस्ट एज वेल एज मोशन। इसके साथ एक कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को लगता है कि इन हम मोशन के लिए यूज नहीं करते। मान लीजिए आप हमारी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और आप सब बैठे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्योंकि हमें पता है दिस टाइम एट प्रेजेंट यू पीपल आर एट रेस्ट। आप लोग बैठे हो, है ना, आप क्लास में हुड़दंग मचा रहे हो, आप क्लास में शैतानी या बदमाशी कर रहे हो, तब हम क्या बोलेंगे? द स्टूडेंट्स आर मूविंग इन द क्लास। तो यहाँ पे जब आप सेंटेंस में मूविंग वर्ड यूज कर रहे हो तो इट इज इंडिकेटिंग व्हाट? इट इज इंडिकेटिंग मोशन। हाँ, इनटू का मतलब होता है मोशन, वो भी कैसा? बाहर से अंदर की तरफ का। यहाँ पे आप किसी भी चीज को टुवर्ड समथिंग घुसाते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम बोले शी इज इन द गार्डन, शी इज इन द गार्डन। क्या ये सेंटेंस से कुछ भी क्लियर हो रहा है कि वो वॉक कर रही है, जंप कर रही है, हॉप कर रही है? कुछ भी नहीं ना। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि शी इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। हम ये भी बोल सकते हैं शी इज वॉकिंग इन द गार्डन, राइट। अब जब आप वॉकिंग इन द गार्डन बोल रहे हो तो आप ये बताना चाह रहे हो दैट शी इज एट प्रेजेंट इन द गार्डन बट दिस टाइम शी इज इन मोशन, है ना। अब अगर यही सेंटेंस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए और हम बोले शी वॉक्ड इनटू द गार्डन, मतलब वो कहीं बाहर थी और वो बाहर से अंदर की तरफ आई है चलकर, राइट। So basically, in is used to show position. It is states both the state of rest as well as motion. She was in the house. वो घर के अंदर है, state of rest. The pencils are in the box. Pencils movement तो करेंगे नहीं, तो obviously they are in the state of rest. But this time she is walking in the garden. ये already garden के अंदर present है, but this time she is in motion. Clear? Now, into indicates a motion towards inside of something. It means you are going towards something, right? Now she walked into the garden. They climbed into the bus. वो कहाँ पे climb किए? Into the bus. I'm going to put the pencil into the box. दोनों sentences में आपने difference देखा? The pencils are in the box में हमने in use किया क्योंकि pencils में कोई state of motion नहीं है, वो बाहर से अंदर नहीं जा रही, वो already box के अंदर है ना। लेकिन आई एम गोइंग टू पुट द पेंसिल इन द बॉक्स, हम पेंसिल को बाहर से अंदर की तरफ बॉक्स में रखने जा रहे हैं। तब देखो हमने सेंटेंस में क्या यूज किया हुआ है यहाँ पे? इनटू। क्लियर? दिस इज हाउ यू यूज अ डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। इफ इट्स क्लियर आई हैव टू राइट अ बिट ऑफ क्वेश्चंस। आप सोचिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलो, अगर हम बोल रहे हैं शी वॉक्ड, या फिर ऐसे लेते हैं शी एंटर्ड into the room, then I wrote she walked into the room, then I wrote she broke into the room, then I said she plunged into
the well. Then I said she entered into a conversation. And then I said finally she entered into an agreement. हमने आपके सामने 5 से 6 सेंटेंसेस लिख दिए। अब आपको हमें बताना है कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत। इनटू का मतलब समझ में तो आई क्या होगा? इनटू का मतलब हम बोल रहे हैं बाहर से अंदर आना, राइट? ठीक है, लेट्स सी। शी एंटर्ड इनटू द रूम, ये सेंटेंस सही है या गलत है? अगर आप हिसाब से सोचोगे तो क्या बोलोगे? ये सेंटेंस सही है या गलत है? शी एंटर्ड इनटू द रूम में आपने 2 वर्ड्स देखे। आपने देखा एक वर्ड एंटर है और दूसरा वर्ड कौन सा है? इनटू है, राइट? इनटू का मीनिंग होता है बाहर से अंदर आना, तो फिर एंटर का मतलब क्या होता है? प्लीज एंटर द रूम, क्या होता है? एंटर का मतलब भी तो बाहर से अंदर आना ही हो रहा है ना। जब दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग बाहर से अंदर आना हो रहा है तो दोनों एक साथ कैसे बैठेंगे? समझ में आया? तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है। शी एंटर्ड द रूम होगा, एंटर के साथ इनटू नहीं जाता, बिकॉज बोथ द वर्ड्स मीन द सेम। समझ आया? अब शी वॉक्ड इनटू द रूम सही है, वो रूम के अंदर आई चलते हुए। शी ब्रोक इनटू द रूम सही है, जब आपके घर में कोई टेररिस्ट आएगा ना तो वो इज्जत से तो आएगा नहीं, वो दरवाजा तोड़ कर आएगा। तो ब्रोक इनटू सही है। क्यों सही है? क्योंकि ब्रोक इनटू में आप जबरदस्ती की एंट्री दिखा रहे हो। ठीक है, क्या दिखा रहे हो? जबरदस्ती की एंट्री दिखा रहे हो। तो यहाँ पे ब्रोक इनटू सही है। प्लंज इनटू का मतलब तो वैसे भी होता है, प्लंज इनटू मतलब डुबकी मारना कहीं बाहर से अंदर की तरफ, ये भी इनटू को जस्टिफाई कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तीनों सही थे, ऊपर वाले में करेक्शन हमने कर दिया। लास्ट के 2 सेंटेंसेस में लिखा है शी एंटर्ड इनटू अ कन्वर्सेशन, शी एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। ये सेंटेंसेस हमारे सही हैं या गलत हैं? ये दोनों सेंटेंस सही हैं। अब आप बोलोगे मैम ये क्या हो रहा है? अभी आपने बोला एंटर इनटू नहीं जाएगा और ये दोनों जगहों पे हमने क्या यूज किया हुआ है? एंटर और इनटू दोनों को यूज किया है। क्यों सही हो रहा है ना? अब सुनो, तुम जब एंटर करते हो कहीं पे तो तुम पैरों को यूज कर रहे हो, है ना? इनटू का मतलब भी वही होता है, बाहर से अंदर आना, तो यू आर यूजिंग योर लिम्स, सो बेसिकली यू वॉकिंग विथ योर लेग्स, है ना? लेकिन तुम कॉन्वर्सेशन में हिस्सा बने हो। अब तुम देखो 4 लोग बात कर रहे थे और 4 लोगों के बीच में जाके आप घुस गए और आपने बोला मुझे भी सुनना है क्या बात चल रही है ना? तो क्या लिटरली तुम पैर से चल के उसके मुंह में घुस जाओगे? नहीं ना। यहाँ पे यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, आप उसके अंदर नहीं गए, है ना? यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। इन द सेम वे इंडिया एंड पाकिस्तान एंटर्ड इनटू अ बाइलैटरल अग्रीमेंट। तो क्या वो लिटरली अग्रीमेंट तो पेपर पे होता है, क्या वो पेपर के अंदर घुस जाएंगे? नहीं ना। बिकॉज यहां पे इन दोनों सेंटेंसेस में हम मूवमेंट बाय वॉकिंग नहीं बता रहे, हम क्या बता रहे हैं? किसी भी चीज का हिस्सा बनना, पार्ट बनना। इसीलिए यहां पे एंटर इनटू आपके सेंटेंस में बिल्कुल सही होगा। ये दोनों एक्सेप्शंस की तरह ट्रीट किए जाएंगे। किसकी तरह? एक्सेप्शंस की तरह ट्रीट किए जाएंगे। किसका? एंटर इनटू का। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? इन का मतलब होता है बोथ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। इनटू का मतलब होता है मोशन फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स इनसाइड। एंटर और इनटू कभी एक साथ यूज नहीं किए जाएंगे। वॉक इनटू होगा, ब्रोक इनटू होगा, प्लंज इनटू होगा। एंटर इनटू नहीं जाएगा। जाएगा कब जाएगा? जब हमारे सेंटेंस में हम किसी चीज का हिस्सा बन रहे होंगे, व्हेन यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग, नॉट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू समथिंग। इज दैट क्लियर? If yes, let's move further. Next, you are going to study about on and on to. जैसा कि आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था, on का मतलब होता है you refer to something और being on something, मतलब यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं? Physical contact दिखा रहे हैं। जैसे the cup is on the table, है ना? My hand is on my other hand. सही है? In the same way, the cat is on the roof, the cup is on the table. जब हम physical contact explain करते हैं तो हम on use करते हैं ना। on to का meaning क्या होता है? on to का meaning अब देखो, अब आपके साथ सेंटेंस के 2 हिस्से बन सकते हैं। ये एक रोड है और रोड के बगल में चल रहा है उसका पेवमेंट। ठीक, ये हमने आपके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया। एक कार है जो कॉन्स्टेंटली रोड पे चल रही है। ठीक, तो आप बोलोगे द कार इज गोइंग या मूविंग ऑन द रोड। सही है, बिल्कुल सही है। कार कॉन्स्टेंटली रोड पे मूवमेंट ले रही है, ऑन द रोड। सही है। लेकिन अब आप चल रहे थे, आप यहाँ पे खड़े थे और आप चल रहे थे। आप चलते चलते सड़क से आप पेवमेंट के ऊपर आ गए। जब ये चेंज ऑफ मोशन होता है तो हम ऑन टू यूज करते हैं। यू वॉक्ड ऑन टू द पेवमेंट। आप चलते 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 आप
मोशन चेंज करते करते, मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब मोशन एज इट इज रहेगा, मोशन में अलग सा डायरेक्शन आ जाएगा, तब आप उसको ऑन टू बोलते हो। इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑन समथिंग, मूवमेंट ऑन समथिंग को हम ऑन टू बोलते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम सेंटेंस को डिवाइड करें तो हाउ डिड द कैट गेट ऑन टू द रूफ, है ना, he climbed onto the roof in his house। so basically यहाँ पे हम जो on to यूज करें, यहाँ पे change of movement हो रहा है with place also, change of movement with place को हम अगर इंडिकेट करते हैं तो वो on to से होते हैं, और on तो सिंपल है, जब हम डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बता रहे तो हम on बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट you have along and alongside। now along means from one part of the road, river, कुछ भी to the another part, एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जब हम क्रॉस करते हैं, इट मीन्स अलोंग। अलोंग का मीनिंग ये भी होता है, इट ऑल्सो स्टेट्स इन अ लाइन नेक्स्ट टू समथिंग लॉन्ग एंड थिन, मतलब आसपास। जैसे राधा इज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, तो वो स्ट्रीट के जो चौड़ाई है ना, उसके हिस्से में वो चलती जा रही है। तो अलोंग द स्ट्रीट का मतलब होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्ट्रीट टू अनदर पार्ट ऑफ द स्ट्रीट, राइट। एंड We walked along the beach watching the sea। अब आप बोल रहे हो अब हम लोग चल रहे थे सी के along and we were watching sea। वहां पे जो along यूज हो रहा है, it means line to line, आप ऐसे से चलते जाए थे कि आपने sea को देखा और you started movement, right। so basically आप यहाँ पे along को from one side to another के लिए भी यूज कर सकते हो, उसके अलावा line to line something को follow करने को भी हम along बोल सकते हैं। They followed along, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, लाइन टू लाइन। अगर नेक्स्ट में हम किसी को फॉरवर्ड करते हैं या फॉलो करते हैं तो भी हम यहाँ पे अलोंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव अलोंग साइड, अलोंग साइड, क्लोज बिसाइड, नेक्स्ट टू, टुगेदर विद, इसका मीनिंग सब होता है। इट मीन्स क्लोज बिसाइड एकदम अगल बगल, या फिर नेक्स्ट टू अगल बगल सेम, और टुगेदर विद उसके साथ। हम जब भी कोई वर्ड यूज करते हैं तो हम यहाँ पे अलोंग साइड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि पार्क योर साइकिल अलॉन्ग साइड माइन, मेरी अपनी साइकिल मेरे साइकिल के एकदम बगल में पार्क करो, है ना। तो यहाँ पे अलॉन्ग साइड का मतलब क्या निकल के आ रहा है, क्लोज बिसाइड। उसी तरीके से आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद माई इलनेस, विद दिस इलनेस अलॉन्ग साइड ऑल माई अदर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे जो अलॉन्ग साइड का मीनिंग निकल के आ रहा है वो आ रहा है टुगेदर विद के साथ। हम बोल रहे हैं आई फाइंड इट डिफिकल्ट, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है टू कोप अप विद दिस इलनेस, इस इलनेस के साथ कोप अप करना, इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, मतलब टुगेदर विद सो मेनी प्रॉब्लम्स। जब हम कोई चीज यूज करते हैं तो हम स्ट्रक्चर में जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, अलोंग विथ। क्लियर। नेक्स्ट अलोंग साइड। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर सिंस एंड फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम आपके सामने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं I studied for 3 hours। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फॉर। अब हम बोल रहे हैं हम कितना घंटा पढ़े, हम 3 घंटा पढ़े। जब भी हम स्पेसिफिक टाइम को इलस्ट्रेट करते हैं तो हम फॉर यूज करते हैं। इसके अलावा विद द लास्ट का जो फ्रेज है इसके साथ भी हम फॉर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years, मैं यहाँ कितने साल से रह रहा हूँ, 3 साल से रह रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जब एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया जा रहा है तो हम किसको यूज कर रहे हैं, फॉर को यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, हमने तुम्हें सालों से नहीं देखा, है ना। तो यहाँ पे जब सेंस को यूज करते हैं तो हम पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किसको यूज कर रहे हैं, फॉर को यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से आई हैवंट सीन यू फॉर द लास्ट वीक, अब यहाँ पे आ रहा है लास्ट वीक। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इफ हम यहां से द हटा देते तो क्या फॉर लास्ट वीक हो सकता था, होगा या नहीं होगा, सोच के बताइएगा। अगर यहां से द हट जाएगा तो यहां से फॉर भी हट जाएगा, तब आप इसकी जगह किसको रिप्लेस करोगे, सिंस को रिप्लेस करोगे। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, मार्क दिस रूल इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद क्या रखना है, फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाएगा, और द लास्ट के जैसे फ्रेज के लिए जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट यू हैव सिंस। नाउ इट मीन्स अ पॉइंट। सिंस का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और अभी भी चल रहा है। इट मीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम गिवन इन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय से दिया गया है से जिस समय तक बोला जा रहा है, मतलब आगे भी चल रहा है ना, उसको हम सिंस बोलते हैं। एंड इट इज मोस्टली यूज इन योर परफेक्ट टेंस। मोस्टली हम इसको कौन से टेंस में यूज करते हैं, हमारे परफेक्ट टेंस में। क्लियर। जैसे She has been here since 6 o'clock, वो यहाँ 6 बजे से है, तो अभी भी तो है। आपने यहाँ पे has been भी बोला, है ना, here भी बोला, और आपने ये भी बताया कि वो 6 बजे से है, वो अभी भी हमारे यहाँ पर ही है, राइट।
द रूम हैजंट बीन क्लीन सिंस एजेस, इस रूम को हमने एजेस, सालों से क्लीन नहीं किया, राइट। आई हैवंट सीन हर सिंस लास्ट वीक, अब आपने देखा, आपका रूल आपको दिख गया। हमने आपको क्या पढ़ाया था, अगर यहाँ पे द लास्ट वीक होता तो आप फॉर यूज करते, बट क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द नहीं है, हम सिर्फ लास्ट वीक यूज कर रहे हैं, तो हम किसको यूज करेंगे यहाँ पे, सिंस को। क्लियर। नाउ सिंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद अ क्लॉज, हम सिंस को क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं, इज ऑल्सो पॉसिबल, लाइक शी हैज बीन इन बेड सिंस ही मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब he has been with bed since he has met an accident. So basically आप यहां पे भी since को यूज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, be it टाइम के साथ भी since जा सकता है, मतलब it का सेंस अगर स्ट्रक्चर में है और उसके साथ हम be को यूज कर रहे हैं, देन टाइम के साथ भी हम since को फॉलो कर सकते हैं। It's been years since I met him, हम क्या बोल रहे हैं, It's been years since I met him. In the same way, It is 2 years since I have seen Mohan, हम यहाँ पे किसको फॉलो कर रहे हैं, it को फॉलो कर रहे हैं, फिर हमने B को फॉलो किया, फिर हमने टाइम को फॉलो किया, और फिर लास्टली हमने किसको फॉलो किया, सिंस को। ये स्ट्रक्चर भी आपका सिंस लेता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंस ING के साथ भी यूज हो सकता है, जैसे सिंस लीविंग स्कूल आई हैव गॉन अब्रॉड ट्वाइस, जब से मैंने स्कूल छोड़ा मैं 2 बार अब्रॉड होके आ चुका हूं, तो यहाँ पे भी आप सिंस लीविंग स्कूल के साथ सिंस के साथ का जो फॉर्म है वो ING लिया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट यू हैव ड्यूरिंग एंड फॉर। ओके, अच्छा एक बात बताइए, हम मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में ये बोल रहे हैं कि मेरे को टाइम पीरियड पता ही नहीं है, बस इतना पता है कि वो एक्शन हुआ है, तब हम किसको यूज करते हैं, हम ड्यूरिंग को यूज करते हैं। जैसे कि इट इज यूज टू जस्ट से दैट समथिंग हैज हैपेंड, यहां पे हमें सिर्फ पता है कि कोई चीज हुई है, अब कब हुई है, कितने बजे हुई है, ये नहीं पता होता है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई एक्टर स्टेज पे परफॉर्म करते करते गिर गया, कोई एक्टर स्टेज पे परफॉर्म करते करते गिर गया, तो आप क्या बोलोगे, ही डाइड या ही फॉल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, राइट। तो जब आप बोल रहे हो ही फेल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, तो ड्यूरिंग का मतलब हम यहाँ पे देखिए कोई टाइम नहीं दे रहे, हमसे बता रहे कि किसी चीज के दौरान में वो इंसिडेंट हुआ है, कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है ना। इन द सेम वे वी वेंट टू मुंबई ड्यूरिंग द विंटर, अब विंटर में हम मुंबई गए थे, अब विंटर में कब गए थे, कौन से मंथ में गए थे, कौन से टाइम पे गए थे, कुछ पता चल रहा है, नहीं। जब भी आपके पास कोई एक एक्शन होने का ड्यूरेशन ना हो, बस इतना पता हो कि वो एक्शन चला है उस दौरान, तो हम ड्यूरिंग को यूज करते हैं। इट ओनली स्टेट्स दैट समथिंग हैज हैपेंड, कब कितने बजे ये नहीं पता होता, ठीक है। जैसे कि इट रेन ड्यूरिंग द नाइट फॉर 3 hours, अब रात को 3 घंटे तक बारिश हुई, लेकिन रात को कितने बजे से कितने बजे बारिश हुई ये नहीं पता, बस इतना पता 3 घंटे हुई है। अब कब हुई भाई, 11 से 2 हुई या फिर 2 से 5 हुई, ये तो नहीं पता ना। जब आपके सेंटेंस में एक्शन का एग्जैक्ट ड्यूरेशन ना पता हो, ठीक है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन या टाइम पीरियड ना पता हो, तो हम ड्यूरिंग को यूज करते हैं, ठीक है। उल्टा फॉर है, फॉर में समझ लीजिए ड्यूरिंग उसका उल्टा होता है, फॉर में हमको एग्जैक्ट पता होता है कितने बजे हुआ है, जैसे कि या कितने समय के लिए हुआ है। इट इज यूज्ड टू से हाउ लॉन्ग समथिंग हैज हैपेंड, जैसे आई हैव टू स्टे एट हॉस्पिटल फॉर 5 weeks, कितने वीक्स, 5 weeks। तो यहाँ पे हम किसको यूज करते हैं, हम फॉर को यूज करते हैं, यहाँ हम ड्यूरिंग 3 weeks या ड्यूरिंग 4 weeks यूज नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट यू हैव इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ मीन एग्जैक्टली द सेम। बस इतना याद रखना है कि डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है, राइट, सॉरी, इंस्पाइट जो है वो अपने साथ ऑफ लेता है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता है, ना ही वो इन लेता है, ऑफ भी नहीं लेता है और इन भी नहीं लेता है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, देखो, इंस्पाइट ऑफ के साथ, डिस्पाइट के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ हम नाउन या फिर प्रोनाउन को रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं, नाउन को या फिर प्रोनाउन को। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ माई सिकनेस आई वेंट टू ऑफिस, हम बीमार होने के बावजूद भी ऑफिस गए, डिस्पाइट माई सिकनेस आई वेंट टू ऑफिस। दोनों की मीनिंग्स में कोई भी चेंज या कोई डिफरेंस नहीं होता। इज दैट क्लियर? इफ इट इज, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यू आर स्टडिंग अबाउट टाइम फ्रेजेस। अब टाइम फ्रेजेस में हम प्रेपोजिशंस को कैसे कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। इनका यूज अगर किया जाए तो इनमें हम जब मेन पार्ट्स ऑफ द डे बताते हैं,
मेन पार्ट्स ऑफ द डे, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? इनको। जैसे इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एक्सेट्रा, इनको समझाने के लिए हम इनको यूज करते हैं, राइट? नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तो होगा लेकिन नाइट नहीं होगा। हम इन नाइट बोलते हैं, नॉट इन द नाइट। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट नाइट हो सकता है लेकिन इन नाइट नहीं जाएगा, क्लियर? इन द नाइट नहीं होगा। इन द सेम वे विथ मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स, सेंचुरीज एक्सेट्रा के साथ भी हम इनको यूज करते हैं। जैसे कि शी विल बी कमिंग बैक होम इन मार्च, हम यहाँ पे मंथ बताने के लिए भी यूज कर रहे हैं, है ना? इन द सेम वे दे आर गेटिंग मैरिड इन द विंटर, वो कब शादी कर रहे हैं? इन द विंटर सीजन। सो बेसिकली यहाँ पे सीजन्स, ईयर्स, मंथ्स या फिर पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए आप इनको यूज करते हो। जैसे कि मान लो अगर हम बोल रहे हैं वी विल बाय अ कार इन जून, हम कार जून में खरीदेंगे, लेकिन जून में कितने तारीख को खरीदेंगे ये नहीं पता, या कौन से दिन खरीद रहे ये नहीं पता, है ना? जब आप पीरियड ऑफ टाइम बताते हो तो आप इन यूज करें। लेकिन मान लो आप 15 तारीख को खरीद रहे हो, जून 15 को, तो आप क्या बोलोगे? ऑन। अब देखो यहीं पे इन की जगह पे क्या आ गया? ऑन आ गया। अब आप ये भी बता रहे हो कि हम कितने बजे खरीदेंगे। अब आप बोल रहे हैं हम 3 बजे जाके खरीद के आएंगे, तो आप क्या बोल रहे हो? एट 3 PM। आपने देखा आपके एक ही सेंटेंस में तीनों रूल्स आपके क्लियर हो गए। जब डेज एंड डेट्स आएगा, ठीक है, तब आप क्या यूज करोगे? ऑन। जब एग्जैक्ट टाइम होगा तो आप क्या यूज करोगे? एट। और जब सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम पता होगा तो आप किसको यूज करोगे? इनको यूज करोगे। क्लियर है? इफ इट इज, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यू आर रीडिंग अबाउट ऑन। अब जैसा कि हमने आपको एक लाइन में समझा दिया था, इट इज यूज्ड विद स्पेसिफिक डेज, डेट्स, मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स एक्सेट्रा। जैसे कि ऑन ट्यूसडे, ऑन 3rd April, ऑन संडे नाइट। बेसिकली जब भी हमको टाइम पीरियड में डेज स्पेसिफाई होते हैं तो हम ऑन को यूज करते हैं, ठीक है? अब एट को कब यूज करेंगे? एग्जैक्ट टाइम। जब आप एग्जैक्ट टाइम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला मेरा बर्थडे जून में है या मेरा बर्थडे दिसंबर में, तो हम बोलेंगे व्हेन इज योर बर्थडे? आप बोल रहे हो इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ठीक है? अब हमने पूछा कितने तारीख को है, तो आपने बोला 14 तारीख को है, तो हम बोल रहे हैं ऑन 14th December। यही हो रहा है ना हमारे साथ सेंटेंस में। अब हम बोल रहे हैं दिसंबर में आपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी कितने बजे रखी है, तो आपने बोला एट 7 PM। यही बोल रहे हो आप। अब आप देखो सेंटेंस वही चीज आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करें? जब हम पीरियड बता रहे थे तो इन, जब हम डेज एंड डेट बता रहे हैं तो ऑन, और जब हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं? एट। Clear? So basically the same thing is going to be here also. With clock times we use at, with main parts of the day also we use at, और weekends के लिए भी हम at को ही use करते हैं। in the weekend नहीं बोलते, at weekend बोला जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। फाइन। जैसे कि the shop opens at 9 o'clock। शॉप कितने बजे ओपन होती है? at 9 o'clock। यहाँ प्रिसाइज टाइम दिख गया आपको, राइट? Now, we usually go to bed at midnight। अब आधी रात को हम बेड पे जाते हैं तो स्पेसिफिक टाइम हो गया। और I never do any work at weekends। आप on weekends या in weekends नहीं बोलेंगे। आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ये हमेशा at के साथ जाता है। Is that clear? If yes, let's move further. Till and until। अच्छा, हम ना आपके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हम आपको एक सिचुएशन में डालते हैं और आपका सिचुएशन ये है कि आपको पार्टी में जाना है, ठीक? अब 2 भाई हो। अब माँ ने पूछा कि बेटा तुम कितने बजे घर आओगे, तो एक बच्चा बोल रहा है मम्मा आई विल रिटर्न। आपने बोला आई विल रिटर्न बाय 5, ठीक है? और दूसरा बच्चा बोल रहा है आई विल रिटर्न till 5। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? एक भाई ने बोला मैं 5/5 आऊंगा, दूसरा बोल रहा है मैं till 5 आऊंगा। अब बताइए क्या डिफरेंस है? दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज होना चाहिए? देखो, जब आप बोल रहे हो आई विल रिटर्न बाय 5, तो आप ये बोल रहे हो मैं 5 बजते तो घर के अंदर आ जाऊंगा, है ना? तो यहाँ पे जो बाय का सेंस आ रहा है ये हो रहा है आपका बिफोर टाइम, राइट? लेकिन जो बच्चा बोल रहा है कि आई विल रिटर्न till 5, मतलब मम्मा 5 तो बजेगा ही, उसके पहले आने का तो देखो कोई सवाल नहीं होता। 5 तो बजेगा ही, हम उसके बाद भी आ सकते हैं। मतलब till का मतलब होता है एंडिंग टाइम और द टाइम आफ्टर।
ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि तुम 449 के बाहर, घर के बाहर खड़े हो तो तुम ऐसे ही खड़े रहोगे जब तक 5 नहीं बच जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब हम सेंटेंस में टिल बोलते हैं तो हम एंडिंग टाइम रेफर करते हैं, और एंडिंग टाइम का मतलब ये नहीं कि तुम एग्जैक्ट 5 बजे ही घुसोगे, है ना, तो इट मीन्स द एंडिंग टाइम और द टाइम आफ्टर। क्लियर? नाउ टिल के साथ हम अनटिल को भी उसी तरीके से यूज करते हैं, सेम मीनिंग देते हुए, और ये दोनों के दोनों स्टेट करते हैं एंड ऑफ द टाइम पीरियड या फिर एंडिंग टाइम बताते हैं। ठीक है, जैसे शी स्लीप्स टिल या अंटिल 7 o'clock, ये दोनों सही जाएगा। उसी तरीके से ही वर्क्स इन द फैक्ट्री टिल 3 PM, वो फैक्ट्री में कब तक काम करता है? टिल 3 PM, तो यहाँ पे भी सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं वो 3 बजे तक काम करता है, टिल, है ना, एंडिंग टाइम। क्लियर? इफ इट इज नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ जब हम मिलेंगे तो हम आप लोगों के साथ और कुछ एक्सरसाइजेस के साथ मिलेंगे, अनएप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। आज तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे डिफरेंट प्रेपोजिशंस आपके सेंटेंसेस में कैसे यूज किए जाते हैं। खैर, प्रेपोजिशंस की कोई लिमिट नहीं होती, कोई भी लिमिट नहीं होती। हम कितना भी आपको कंटेंट दे देंगे वो आपको लगेगा कि अरे इसको तो हमने किसी और सेंटेंस में भी देखा है। मोस्टली ये हमारे सेंटेंसेस के यूजेज पे भी डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट डे जब आपसे मुलाकात करेंगे तो कुछ और नए प्रेपोजिशंस के साथ मिलेंगे और एप्रोप्रिएशन लेकर आएंगे। किसके साथ आएंगे? एप्रोप्रिएशन। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।